कमर गर्दन सीधी। नमस्कार मुद्रा। 3 बार ओमकार चैटिंग करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देवता को याद करते हुए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करिए और उसकी उष्णता को आंखों में लगाइए। स्माइल के साथ आंख खोलिए। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। ठीक है, फिर अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने कल यौगिक आहार, पोषक तत्व, उनकी आवश्यकता, ये सब कंप्लीट किया था। पीडीएफ में पेज नंबर 9 में हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, पोषक तत्व, पोषण की स्थितियां भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पेज नंबर 9। ठीक है, हमने पढ़ा था भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं उन्हें पोषण तत्व कहते हैं। यदि ये पोषण तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान न हो तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। जो हमने पोषण तत्व लिए हैं, जितनी हमारे शरीर को इनकी नीड है, अगर वो इतने नहीं होंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? अस्वस्थ हो जाता है हमारा शरीर। कौन कौन से जैसे पोषक तत्वों के नाम लिखे हैं? यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, पानी पोषण प्रमुख पोषण तत्व है। हमारे भोजन में कुछ ऐसे तत्व भी है जो पोषण तत्व नहीं है, जैसे रंग व खुशबू देने वाले रासायनिक पदार्थ। ये आवश्यक तत्व जब सही अनुपात में हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार उपस्थित होते हैं, तब उस अवस्था को सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण की संज्ञा दी जाती है। ये कल भी हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर को नीड है, आवश्यकता है, वो ही पोषण तत्व अगर हमारे शरीर में नहीं होंगे तो उससे क्या होगा? बीमारियां होगी, हमारा शरीर अस्वस्थ होगा। लेकिन ये अगर एक सर्वोत्तम समुचित अनुपात में होंगे, तब हमारा जो वो स्टेज होगी उसको क्या कहेंगे? सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण की संज्ञा दी जाती है। यह सर्वोत्तम पोषण स्वस्थ शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। ये जो जैसे ये संज्ञा दी है सर्वोत्तम पोषण, यानी कि जो पोषक तत्व है जितनी हमारे शरीर को उनकी आवश्यकता है, अगर वो एक उचित मात्रा में यानी कि समुचित मेल में उपस्थित है उनकी, तो हमारा शरीर पोषित है। अगर उनकी ऊपर या नीचे है, कल भी मैंने कुपोषण का एग्जाम्पल आपको दिया था और यहाँ पे यही बताया गया है, यानी कि कुपोषण अगर वो ऊपर नीचे होंगे, कमी होगी तब भी कुपोषण होगा,
और अगर उनकी अधिकता होगी तब भी कुपोषण होगा। कुपोषण अब बताया गया है टर्म यहाँ पे, कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें पोषक तत्व शरीर में सही अनुपात में विद्यमान नहीं होते हैं अथवा उनके बीच में असंतुलन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुपोषण अधिक पोषण व कम पोषण दोनों को कह सकते हैं, यानी कि अधिकता भी और उनकी न्यूनता भी। इस अंडरलाइन कर सकते हैं आप इस लाइन को। कम पोषण का अर्थ है किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का की कमी होना। जैसे उदाहरण इसमें समझाया है, विटामिन ए की कमी या प्रोटीन ऊर्जा की कमी से कुपोषण होता है। जैसे हमारे शरीर में अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो अनेकों रोग हो जाते हैं। अब यहाँ पे विटामिन ए को बताया गया है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, हमारी आईज में पीलापन आ जाता है, या फिर धीरे धीरे विटामिन ए की कमी से हमारी जो आईज की ज्योति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ये एक उदाहरण विटामिन ए का यहाँ पे दिया है। बाकी जैसे अनेकों जो विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनकी भी न्यूनता से अनेकों रोगों से हमारा जो शरीर है वो ग्रसित हो जाता है। अधिक पोषण से अर्थ है एक या अधिक पोषक तत्वों की भोजन में अधिकता। अगर ये पोषक तत्व जरूरत से ज्यादा होंगे तब भी हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा। उदाहरण, जब एक व्यक्ति एक दिन में ऊर्जा खपत से अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है। अब कोई भी इंसान है, कोई मानव है, उसने आहार लिया और उसने मतलब दिनचर्या में उसका इतना काम है नहीं, वो थोड़ा बहुत काम करता है। या कोई होता है ना, कई लोग सुस्त होते हैं, आधा तो सुस्तीपन इसीलिए आ जाता है कि वो उन्हें आहार की इतनी नीड होती नहीं और वो खाते ही रहते हैं। तो जब जरूरत से ज्यादा कोई इंसान खाता है, इतनी एनर्जी की उसको नीड तो नहीं है, लेकिन वो उससे अधिक सेवन करता है जब किसी चीज का, भोजन का, तो वह वसा के रूप में शरीर में एकत्र रहती है और उसे व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। जब वो एक्स्ट्रा बढ़ती जाती है, उसकी अधिकता होती रहती है, तो धीरे धीरे व्यक्ति क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। जो हम आहार लेते हैं और जो हमारा स्वस्थ होता है उनका एक घनिष्ठ संबंध है, उन दोनों में एक घनिष्ठ मेल है। अब ये जैसे ऊपर भी बताया है, अगर आहार में न्यूनता या अधिकता होगी पोषक तत्वों की तो क्या होगा, तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ये न्यूट्रल होगा, जितनी हमें नीड है उतना होगा, तो हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो बड़ी अच्छी लाइन है ये, आप चाहे तो इसे अंडरलाइन कर सकते हैं कि आहार और स्वास्थ्य में एक घनिष्ठ संबंध है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य वैज्ञानिकों ने सदियों लंबे अध्ययन और अनुसंधान के बाद यह तथ्य स्थापित किए हैं। शरीर के पोषण पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें भोजन की आदतें, मान्यताएं, मन, स्थिति, यानी कि आप भोजन कैसे लेते हैं। अब भोजन को भी जैसे लेने का, हम जो खाना खाते हैं कैसे आप बैठ के खा रहे हैं, कोई लोग पैर फैला के भोजन खा लेते हैं, बैठने का तरीका सही नहीं होता है। मतलब भोजन की आदतें, मान्यताएं, मन में चंचलता है, मन कहीं कहीं घूम रहा है, या फिर आजकल क्या चलन हो गया, टीवी चलाने के बाद ही, खासतौर से बच्चे तो टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आदतें जो होती है ये भोजन के समय हमें नहीं यूज करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए उस टाइम। ये धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आहार एवं उसका उत्पादन, राष्ट्रीय एवं अंतः आहार संबंधी नीतियां। अधिकांश सभ्यताओं में स्वास्थ्य का महत्व समान है। वास्तव में हर समाज में स्वास्थ्य के विषय में उनकी अपनी विशेष धारणा है। आमतौर पर स्वास्थ्य को बीमारी न होना मानते हैं। कुछ लोगों को क्या लगता है कि अगर हम बीमार नहीं है, हम स्वस्थ हैं, हम जैसे मर्जी खाएं पिए, पर ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि स्वास्थ्य का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि अक्सर इसका महत्व आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है।
अभी पीछे भी हमारे आया था कि आजकल की जो लाइफ होगी है बड़ी दौड़ भाग वाली होगी है। जो व्यक्ति है, मानव है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन के पीछे, बल के पीछे, या फिर जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो विद्या के लिए, इन सब में क्या कर रहे हैं, आहार का ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे पहले वो धन को कमाने को वैल्यू ज्यादा देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम अगर हम हमारा काम है उसको हम करें, खाने को क्या करते हैं, उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें यह कहा गया है कि व्यक्तिगत तौर पर अक्सर दूसरी आवश्यकताएं, मतलब आहार को जरूरी ना मान के इन आवश्यकताओं को अधिक महत्व देता है मानव। स्वास्थ्य को निश्चित मानकर हम उसकी ओर विशेष ध्यान तब तक नहीं देते जब तक कि उसे हम खो नहीं देते। अभी जैसे लिखा था ना, आमतौर पर स्वास्थ्य को बीमारी, अगर हम स्वस्थ हैं या फिर हमारा स्वास्थ्य जो है अगर हम ठीक से चल रहे हैं तो उसको क्या करते हैं कि ये बीमार नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन ऐसे अगर धीरे धीरे हमारा जो आहार का रूटीन है वो गड़बड़ाता रहता है तो हम क्या करते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपने शरीर को धीरे धीरे खो देते हैं। मतलब उसमें कोई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है या फिर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। अनेकों रोगों से हमारा शरीर धीरे धीरे ग्रसित हो जाता है और उसका कारण हम ये नहीं लगा पाते कि ये इसका कारण आहार का ऊपर नीचे या गलत टाइम से इनटेक करना भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आहार का शरीर में कार्य के अनुसार वर्गीकरण। जो हमने भोजन लिया है उसमें जैसे पीछे भी मेंशन था कि हमारे जो आहार होता है उसमें अनेकों पोषक तत्व होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या क्या वर्गीकरण है आहार का शरीर में। आहार का वर्गीकरण, आहार को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संयोजन के आधार पर, प्रमुख कार्यों के आधार पर, पोषण के महत्व के आधार पर वर्गीकरण। अब सबसे पहले हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का बताया गया है, प्राणीजन्य भोजन और वनस्पति जन्य भोजन। ये दो वर्ड आए हैं, प्राणीजन्य और वनस्पति जन्य। कोई बताएगा इन दो शब्दों का क्या मीनिंग होगा? वनस्पति या जन्य भोजन मतलब जो प्रकृति हमें देती है वो हमको उसी रूप में लेना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। नहीं, हाँ जी बोलिए। प्राणीजन्य पशु से आता है वो प्राणीजन्य भोजन होता है। हाँ देखो, यहाँ पे वनस्पति जन्य और प्राणी जन्य भोजन से क्या लिया गया है, वनस्पति जन्य भोजन यानी कि जो हम आहार लेते हैं, हमारे आहार में जो चीजें हमें पादपों से मिल रही है ना, जैसे सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, दालें हैं, ये सब हमें किससे मिलती हैं? पौधों से मिलते हैं, पादपों से मिलती है। तो इस तरह का भोजन क्या कहलाता है? वनस्पति जन्य भोजन। सेकंड क्या दिया है? प्राणी जन्य, जैसे हमारा दूध है, ठीक है, जो मिल्क है या फिर मीट है, एग है, ये सब हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। तो ये होता है प्राणीजन्य भोजन। शहद है, शहद भी किससे मिलता है हमें? प्राणीजन्य भोजन की कैटेगरी में आता है, वो भी हमें। अब नंबर सेकंड है हमारा रासायनिक संयोजन के आधार पर वर्गीकरण। आहार को रासायनिक संयोजन के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया है? हमने पढ़ा था कि हमारे आहार में कितने पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और एक यहाँ पे जल और ऐड कर लेना, ठीक है। अब प्रोटीन, यहाँ पे जो ये नंबर लिखे हैं मैं थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। प्रोटीन किस लिए जरूरी होता है? प्रोटीन शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। जो प्रोटीन हमारे आहार में होता है वो शरीर की ग्रोथ के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। कहाँ से मिलता है हमें प्रोटीन? प्रोटीन दालों में बहुत प्रोटीन होता है, एग में प्रोटीन होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, पनीर में प्रोटीन होता है, मतलब जो दूध से बनने वाली चीजें होती है ना, उनमें भी प्रोटीन रिच मात्रा में होता है। एक तरह से प्रोटीन जो होता है हमारा
बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ये हमारे शरीर को मजबूती देता है। सेकंड वन है वसा, फैट। फैट क्या होता है? एक तरह से मतलब हम इनटेक करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, और ये घी हो गया, इन सब से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। इससे हमारा शरीर सुडौल होता है, और ये भी हमारे जो बॉडी है, शरीर है, उसको एनर्जी देता है। नंबर थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स। फैट भी जैसे एनर्जी गिविंग पोषक एलिमेंट है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स भी हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को एनर्जी देता है, बट फैट से ज्यादा नहीं। फैट ज्यादा देता है, कार्बोहाइड्रेट फैट से कम देता है। और कार्बोहाइड्रेट किस किस में मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू, मक्का, गन्ना, शहद, इन सब से हमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। नंबर 4 इज विटामिन। विटामिन हमारा बीमारियों से लड़ने से हमारी हेल्प कौन करता है? बीमारियों से लड़ने में या बीमारियों से जो हमें बचाता है वो हमारा होता है विटामिन। अगर इन विटामिन की, तभी मैंने पीछे भी एक एग्जांपल दिया था विटामिन ए की कमी से, जैसे मैंने बताया था कि हमारे आईज की जो लाइट की जो हमारे आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और जैसे विटामिन सी है, अनेकों विटामिन है जैसे अलग अलग, उनसे अनेकों हमारे बीमारियां हो जाती है। जैसे विटामिन सी की कमी से हमारे जो मसूड़े होते हैं ना, उनसे खून आना शुरू हो जाता है। और हमें विटामिन कहाँ से मिलता है? सोर्सेज क्या है विटामिन के? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, स्प्राउटेड बीन्स, इन सब से हमें अच्छे मात्रा में विटामिन मिलता है। अब 5th नंबर पे है हमारा खनिज लवण। ये एक तरह से हमारा जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे प्रोटेक्टेड फूड होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें। ये हमें किस किस चीज से मिलते हैं? ये दूध में, सीरियल्स होते हैं, दालों में, और ये फ्रेश वेजिटेबल्स, इन सब से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं। और ये हमारे जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, और हमारे ब्लड को भी हेल्दी बनाते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा बताया, आगे और डिटेल में है। फिर है हमारा नंबर 3 पे प्रमुख कार्यों के आधार पर, यानी कि जैसे अब कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, वो क्या करते हैं? हमें ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा के आधार पर वसा व कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को ऊर्जा प्रदान करने वाला माना गया है। ये इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे अभी, तेल, घी, मक्खन, गुड़, साबूदाना, चावल, अनाज, केला, आलू आदि। सेकंड वन इज शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। प्रोटीन, मैंने बताया था ना, प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारे शरीर को बनाता है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ इस वर्ग में आते हैं। प्रोटीन के द्वारा नई सेल्स का, नई कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। इसी कारण शरीर में क्या होता है? इससे वृद्धि होती है। जो 7 से 12, 13 की एज के बच्चे होते हैं ना, वो बेस्ट ग्रोइंग एज होती है बच्चे को। तो उसमें क्या ऐसा बोलते हैं कि अच्छी मात्रा में, उचित मात्रा में बच्चे को प्रोटीन देना चाहिए, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। दाल, दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। नंबर 3 इज विनियामक एंड प्रतिरक्षात्मक भोजन। जो हमारी प्रतिरक्षात्मक का मतलब है जो हमारी रक्षा करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन और खनिज लवण युक्त पदार्थ इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग के भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा शरीर में नियमन का कार्य में हेल्प करते हैं। अब पोषण के आधार पर वर्गीकरण, अन्न और मोटे अन्न आते हैं, दालें आती हैं, वनस्पति आती है जैसे वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स हो गए, प्राणीजन्य भोजन, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, दूध हो गया, एग हो गए, अन्य खाद्य पदार्थ। अब भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं?
भोजन के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। नंबर 1 इज शरीर क्रियात्मक कार्य। जीवन में विभिन्न क्रियाओं के लिए हर क्षण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जैसे हम लोग क्लास ले रहे हैं, मैं क्लास दे रही हूँ, आप लोग क्लास ले रहे हैं, मेरे पास एनर्जी है, मैं तभी बोल पा रही हूँ। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं आपको ना तो क्लास दे पाऊंगी, आपके पास नहीं होगी तो आप ले नहीं पाओगे। तो हर कार्य, हर क्षण हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में ऊर्जा देने का कार्य मुख्य रूप से कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा द्वारा किया जाता है। इन 2 पोषक तत्वों को शरीर का ईंधन यानी कि फ्यूल कहा जाता है। फ्यूल मतलब जैसे आजकल हम जैसे गैस हो गए, गैस से हम एक तरह का फ्यूल ही है ना। उबले, जैसे उबले जला देते, अब उबलों को वो भी एक तरह का फ्यूल है। इसी तरह से हमें अपने शरीर को, जो हमारा शरीर चल पा रहा है, ऊर्जा मिल पा रही है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट एक तरह से शरीर के ईंधन का काम करते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा रूपी ईंधन के ज्वलन से ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। ये हमें क्या देते हैं? दोनों एनर्जी देते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर की विभिन्न अंतः एवं बाह्य क्रियाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, जब हमें ये दोनों चीज मिली, रिएक्शन हुआ और हमें क्या दिया? इन दोनों ने एनर्जी दी, और तभी हम क्या कर पाते हैं? सुचारू रूप से अपनी क्रियाएं कर पाते हैं, आंतरिक भी और बाह्य भी। इसके अतिरिक्त शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए भोजन आवश्यक है। अब शरीर की ग्रोथ के लिए ये सारी क्रियाएं तो है ही, चलो हो रही हैं, लेकिन ग्रोथ भी तो होनी जरूरी है शरीर की। इसके लिए भी क्या है? भोजन आवश्यक है। शरीर की कोशिकाओं, जो हमारे शरीर में सेल्स होती हैं, ऊतक, टिश्यू होते हैं, जो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी मरम्मत, रिपेयर के लिए, दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन अनिवार्य है। भोजन का अन्य महत्वपूर्ण शरीर क्रियात्मक कार्य है शरीर की रोगों से रक्षा और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना, है ना। ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि जब इतने ये सब चीजें हम जो पोषक तत्व है ये लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? ताकि हमारा जो शरीर है वो सुचारू रूप से चल सके, हम प्रॉपर काम कर सके, और जो इसमें उपस्थित विटामिन है, मिनरल्स है, वो हमारी रोगों से रक्षा कर सके। नंबर 2 है सामाजिक कार्य। भोजन के कार्य बताए ना, जैसे तो सबसे पहले तो क्रियात्मक कार्य होगा कि हम एक्टिव रहते हैं, काम कर पाते हैं, ऊर्जा मिल पाती है। फिर है सामाजिक कार्य। अब क्या रोल है समाज में, क्या कार्य करता है आहार हमारे उसमें समाज में? भाई देखो, ये लगेगा आपको तो कि आहार तो सिर्फ हमारे लिए है, भाई मनुष्य ने खाया क्योंकि उसको ऊर्जा की आवश्यकता थी। अब समाज में क्या कार्य है? देखो, समाज में भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भोजन। हमें आपस में जोड़ के रखता है। आप देखा होगा, आप कभी शादियों में जाते हो, किसी के घर के मुहूर्त में जाते हो, या किसी भी छोटे बर्थडे में जाते हो, आप क्या खा के आते हो? वहां से आहार, भोजन खा के आते हो ना, तो एक अच्छे संबंध बनाता है। तो ऐसे इसका सामाजिक कार्य, सोशल वर्क है आहार का, बहुत महत्वपूर्ण। मैं पढ़ती हूँ, भोजन हमारे सामाजिक संबंधों को बनाता है, वह उनमें घनिष्ठता उत्पन्न करता है। लगभग सभी सामाजिक कार्य भोजन के साथ ही संपन्न होते हैं। कोई भी सामाजिक कार्य है ना, ये जैसे भाई बच्चे का मुंडन हुआ, लगन हुआ, आपके घर कोई आया तो बिना आहार किए आप उसे नहीं जाने देते हैं, है ना। तो देखो कितना बड़ा रोल है आहार का। शिशु का जन्म है, विवाह, मुंडन, नामकरण, जन्मदिन आदि में भोजन का एक प्रमुख भाग होता है। शोक यानी कि दुख के अवसरों पर भी भोजन महत्वपूर्ण होता है। बीमार व्यक्तियों से मिलने जब हम जाते हैं, तब भी हम क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को शो करने के लिए, उनको प्रदर्शन करने के लिए, उनका हम क्या करते हैं? हम उनके लिए फ्रूट्स लेकर जाते हैं। शुभ सूचनाओं को सुनाने के लिए, खुशी दर्शाने के लिए भी मिठाई भेंट की जाती है। इस तरह से सुख दुख के सभी सामाजिक अवसरों पर भोजन महत्वपूर्ण होता है। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। और
अच्छी लाइन है ना। अब थर्ड वन क्या है हमारा, फंक्शन मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी भावनाओं जैसे प्यार, सुरक्षा की भावना आदि की पुष्टि, संतुष्टि होती है ना। देखो, अगर आप अपने बच्चों को उनका मनपसंद आहार देते हो तो इससे बच्चों को, बच्चे क्या समझते हैं, आपकी फीलिंग्स होता है ना, कई बार हम अपनी फीलिंग्स को ऐसे नहीं कह पाते तो हम आहार के थ्रू कह देते हैं, आहार के द्वारा कह देते हैं। भाई आज हमारा बच्चा, हमने डांट दिया, वो गुस्सा हो गया, तो हम मम्मियाँ क्या करती हैं, फिर उसकी मनपसंद खाना उसे खिला देती है ना। तो हम अपनी भावनाओं को भी अपने आहार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लिखी हुई है। भोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं जैसे प्यार, सुरक्षा की भावना आदि की भी संतुष्टि होती है। माँ जब अपने बच्चे के लिए उसकी पसंद का भोजन बनाती है तो यह उसका अपने बच्चे के प्रति प्यार और लगाव को दर्शाता है। दूसरी तरफ अपनी पसंद का भोजन खाकर, ठीक है, एक तो वो प्यार झलकता है, सुरक्षित फील करता है बच्चा, और फिर वो अपनी पसंद का भोजन खाकर सुरक्षा का अनुभव करता है। भोजन के अभाव में व्यक्ति स्वयं को अकेला व असहाय महसूस करता है। मानसिक संवेगों की निकासी का माध्यम भी कई बार भोजन ही बनता है ना। कई बार होता है ना, या तो हम डिस्टर्ब है हमारे मन में, या मानसिक में कुछ तनाव है, दिमाग में कुछ चल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि चलो कुछ अच्छा सा खा लेते हैं या कुछ बना लेते हैं अपनी पसंद का, और हमारा जो मस्तिष्क है वो उसमें लग जाता है, और जो नकारात्मक चीजें हमारे दिमाग में आ रही थी, चल रही थी, वो कुछ देर के लिए या खत्म ही, मतलब वो इग्नोर कर चली जाती है, हमारा जो मस्तिष्क है उस तरफ से मुड़ जाता है। तो ये भी एक अच्छा कारण है कि मानसिक संवेगों की निकासी का माध्यम भी कई बार भोजन ही बनता है। जैसे हम अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए भोजन से इनकार, या अकेलेपन में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाना, बच्चों को दंड या पुरस्कार देने के लिए भोजन का कई बार प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ये सबको यहाँ तक? जी ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आहार का पाचन एवं अवशोषण कैसे होता है। जैसे हमने आहार ले लिया, अभी तक तो यही हमने पढ़ा, आहार है उसमें कितने पोषक तत्व हैं, लेकिन वो जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण कैसे होता है, हमारे शरीर में जाके डाइजेशन कैसे होता है भोजन का। मैं पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ, फिर इसको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा जो डाइजेशन होता है वो कैसे और कहाँ से स्टार्ट होता है ये समझेंगे पहले आप। हमारा जो डाइजेशन होता है ना हमारे फूड का, वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हमारे जो हम फूड लेते हैं उसको इनटेक करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से चबाते हैं, हमारे दांत क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है वो सलाइवा सिक्रेट करती है, और उससे जो हमारा भोजन होता है वो लसलसा, चिपचिपा, उसको एक लुब्रिकेंट्स की तरह बना देता है, ताकि वो नीचे ग्रास नली से आसानी से चला जाए, मतलब वो अटके ना। तो टीथ का क्या कार्य होता है, कटिंग करता है, भोजन को ग्राइंड करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और डाइजेस्टिव जूस सलाइवा को लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब माउथ के बाद फिर स्टमक में भोजन आता है फैरिक से होता हुआ। स्टमक कैसा होता है हमारा, एक स्टमक या थैले के जैसी संरचना का होता है, जिसमें डाइजेस्टिव जूस जो फूड को और सिंपल ब्रेक कर देते हैं। इसमें भी क्या होता है, और ज्यादा जूसों का सिक्रेशन होता है, सिक्रेट्स होते हैं, और वो जो हमारा फूड होता है उसको और सिंपल ब्रेक कर देते हैं, ताकि वो और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। इतना लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि ब्लड ही तो एब्जॉर्ब करेगा ना उसको वो ऐसे तो है नहीं जो हमने खाया उसको ही एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको एकदम से इतना लिक्विड बनाया जाता है जितना हमारा
ब्लड, ताकि उसको ब्लड आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। तो स्टमक में क्या होता है, सिंपल ब्रेक हो जाता है हमारा भोजन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन आता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद लीवर से और पेंक्रियास से कुछ जूस का सिक्रेशन होता है, आगे आप उनके नाम पढ़ेंगे। उनसे हमारा जूस, ये मैं इसलिए थोड़ा बड़ा शॉर्ट थोड़ा बता रही हूँ ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से हमारा, ठीक है। माउथ का स्टेप हो गया, स्टमक का हो गया, फिर अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जब हमारा भोजन पहुंचता है तो लीवर से और पेंक्रियास से जूसेस का सिक्रेशन होता है, और मतलब मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है ना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये हमारा ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो हमारा वेस्ट होता है जिसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत में क्या क्रिया होती है, बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होता है ना, फिर भोजन का जो भोजन यूजफुल था वो यूज हो गया, उसमें फिर ब्लड सॉरी ब्लड नहीं वाटर उसमें मिलता है। वाटर मिलने के बाद जो एब्जॉर्ब होता, जो वाटर वाला पार्ट होता है वो किडनी में भेज दिया जाता है, और जो अलग सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारे एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है, और किडनी से बाद यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाता है। ऐसे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट आता है वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है। अब आहार का पाचन, ये मैंने बताया था, यानी कि माउथ, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, ये इनमें हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ है क्या। अब पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र द्वारा जटिल पोषक पदार्थों का अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करना, यानी कि जो हमने आहार लिया है उसको सरल रूप में परिवर्तित करना ताकि उसका अवशोषण हो जाए, यानी कि पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। और हमारा पाचन तंत्र इस यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा इसे संपन्न करता है। जो ये रासायनिक विधियां है ना, यांत्रिक तो क्या हुआ, जो हमने कटिंग की, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा माउथ में है। रासायनिक विधियों का मतलब है जो हमारे लीवर से या फिर हमारे स्टमक में जो जूसेस का सिक्रेशन होता है और उनके थ्रू जो हमारे फूड का डाइजेशन होता है, वो सब क्रियाएं हमारी विधियां रासायनिक होती हैं। एक डेफिनेशंस और लिखेंगे, आप लिख सकते हैं तो लिखें, नहीं हाँ आपने हैंड रेज किया हुआ है, नाम क्या आपका, प्राधी कुमार, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा चलो ठीक है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को सरल रासायनिक यौगिकों में तोड़ा जाता है जिन्हें अवशोषित किया जाता है और पोषक तत्वों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। या मैम पाचन की डेफिनेशन लिखा दो। हाँ आप लिख लीजिए, लिखिए, वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ये जो टॉपिक है ना आहार का पाचन और अवशोषण, इसे अच्छे से समझ लो, ये थोड़ा अलग आपको समझने में दिक्कत ना हो, आगे तो फिर इतना टफ नहीं है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मैम आगे
भोजन को सरल रासायनिक यौगिकों में तोड़ा जाता है। भोजन को सरल रासायनिक यौगिकों में तोड़ा जाता है जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है और और पोषक मैम सरल रासायनिक आगे हाँ रासायनिक रासायनिक यौगिकों में तोड़ा जाता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को सरल रासायनिक यौगिकों में तोड़ा जाता है जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है और पोषक तत्वों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को सरल रासायनिक यौगिकों में तोड़ा जाता है जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है और पोषक तत्वों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़े। आगे बढ़े नीतू जी। हाँ जी मैम। ठीक है, आगे फिर यही पाचन के बारे में बताया हुआ है। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें, देखो मैंने भी बताया था ना ये कि छोटी आंत में इतना छोटा कर दिया जाता है उनको ताकि वो रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके, यानी कि हमारा एकदम से लिक्विड बन जाता है जिससे हमारा ब्लड उसको अवशोषित कर सके और पूरे हमारे शरीर में पहुंचा सके। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। स्तनपायी प्राणियों द्वारा भोजन को मुंह में लेकर, अब जैसे मैंने आपको जो पहले बताया है वो सारा क्लियर होता जाएगा आपको, आप सुनते रहें। स्तनपायी प्राणियों द्वारा भोजन को मुंह में लेकर उसे दांतों से चबाने के दौरान लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार में मौजूद रसायनों के साथ रासायनिक प्रक्रिया होने लगती है। यह भोजन फिर ग्रास नली से होता हुआ उदर में जाता है। उदर मतलब स्टमक में जाता है जहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर्वाधिक दूषित करने वाले सूक्ष्माणुओं को मारकर भोजन के कुछ हिस्से का यांत्रिक विभाजन जैसे प्रोटीन का विकृतीकरण कर और कुछ हिस्सों का रासायनिक परिवर्तन आरंभ करता है। स्टमक में क्या होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कम होता है जो कि किण्वकों के लिए उत्तम होता है, फर्मेंटेशन के लिए उत्तम होता है। कुछ समय आमतौर पर मनुष्यों में 1 या 2 घंटे और कुत्तों में यानी कि डॉग्स में 5 से 6 घंटे और बिल्लियों में इससे कुछ कम अवधि, ये हमें टाइम पीरियड दिया है डाइजेशन का कि किसमें कितना टाइम लगता है, के बाद भोजन के अवशेष छोटी आंत और बड़ी आंत से गुजरते हैं और मल त्याग के दौरान बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब यह है आमाशय श्रावण के चरण। कपालीय चरण। ये ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली जैसे हमने माउथ में अपना भोजन लिया
तो माउथ से तो सीधे स्टमक में नहीं आता है ना, ये हमारी श्वास नली के साइड में ग्रास नली होती है। कई बार होता है ना, खाना हम खाते हुए जब बोलते हैं तो हमारी श्वास नली में खाना चला जाता है, तो दोनों साथ साथ होती है, श्वास नली और ग्रास नली। फिर हमारे मुंह के बाद जब खाना लिपलिपा हो जाता है तो वो ग्रास नली से होता हुआ पाइप से होता है, उसमें ऐसे ऐसे घुमावदार क्रिया होने के बाद हमारा जो भोजन होता है वो स्टमक में आ जाता है, सीधे मुंह से ऐसे पेट में नहीं जाता है। मतलब ग्रास नली एक पाइप है जिससे होता हुआ भोजन स्टमक में जाता है। ठीक है। ओके मैम। आमाशय श्रावण के चरण, कपालीय चरण, यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे भोजन को पचाने में। अब देखो कैसे पचाने में, भोजन का डाइजेशन तो यहाँ पे हो रहा है, पेट में हो रहा है, उसमें क्या रोल होता है मस्तिष्क का, वो देखते हैं। कपालीय चरण, यह चरण आहार के उदर में प्रवेश करने से पहले होता है। जब हमारा खाना हमारे पेट में जाता है उससे पहले जो कौन सी क्रिया होती है वो कपालीय चरण होता है। इसमें खाने और पाचन के लिए शरीर द्वारा की गई तैयारियां शामिल होती है, यानी कि जो हमने खाना लिया है, खाने और पाचन के द्वारा की गई तैयारियां शामिल होती है। दृश्य और विचार, सेरेब्रल कॉर्टेक्स अर्थात मस्तिष्क की सतह को उत्तेजित करते हैं। स्वाद और गंध के उद्दीपन को अंधस्वेतक, अब जो हम टेस्ट ले रहे हैं और हमें एकदम से स्मेल आ जाती है ना, हमने टच भी नहीं किया, खाने को किया नहीं ना, और हमें अच्छी सी खुशबू आ जाती है कि बड़ा अच्छा है, तो ये हमारा किसका रोल होता है, कपालीय चरण होता है। हमारे मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन जाती है और उससे हमें एकदम से पता चलता है कि हाँ खाना बन रहा है, गंध आती है, खुशबू आती है। स्वाद और गंध के उद्दीपन को कहता है। इसके बाद उसे वेगस तंत्रिका और एसिटाइलोकोलाइन के स्रावन से गुजारा जाता है। अब ये क्या होता है एसिटाइलोकोलाइन, ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये बहुत बड़ा फंक्शन करता है ब्रेन में। ये क्या करता है, जो एसिटाइलकोलाइन जो होता है वो हमारी ब्रेन में क्या करता है, इससे हमारी स्मृति यानी कि मेमोरी, बॉडी फंक्शन, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, जो हमारी मसल्स का संकुचन होता है और हमारी मसल्स को मूव करता है, इससे गुजारा जाता है। इस चरण में आमाशय श्रावण अधिकतम देर तक 40% तक बढ़ जाता है। उदर की अम्लीयता इस बिंदु पर आहार के द्वारा बफर नहीं की जाती और इसे इस प्रकार सोमेटोस्टेटिन व डी सेल श्रावण के द्वारा भित्तीय अम्ल श्रावण और जी सेल गैस्ट्रिन श्रावण गतिविधि रोकने का कार्य करते हैं। आमाशय चरण, आमाशय में क्या होता है, इस चरण में 3 से 4 घंटे लगते हैं। उदर में कितने घंटे थे हमारे, आमतौर पर 1 से 2 घंटा। आमाशय ये अलग है। अच्छा, इसमें आमाशय में क्या दिया, इसमें हमारे 3 से 4 घंटे लगते हैं। यह उदर के फुलाव, उदर में आहार की मौजूदगी और पीएच में कमी द्वारा उद्दीप्त किया जाता है। फुलाव से लंबी और आंत्रपेशी स्तर की प्रावर्तित क्रियाएं सक्रिय होती है, एक्टिव होती है। इससे एसिटाइलकोलाइन का श्रावण किया जाता है, जिससे और अधिक आमाशय जूस का श्रावण होता है। जैसे कि प्रोटीन उदर में प्रवेश करता है तो वह हाइड्रोजन आयंस के साथ जुड़ जाता है। ये सब क्या है यहाँ पे जो ये बताया गया हाइड्रोजन आयंस, ये डाइजेशन की रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आता है, जिससे उदर का पीएच लगभग 1 से 3 तक गिर जाता है। गैस्ट्रिन और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण अवरोधन हटा दिया जाता है। इससे जी सेल गैस्ट्रिन का श्रावण करने के लिए ट्रिगर हो जाता है और फिर भित्तीय कोशिकाओं को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण करने के लिए उद्दीप्त करता है। HCl का श्रावण एसिटाइलकोलाइन और हिस्टामाइन द्वारा भी ट्रिगर किया जाता है। आंत्र चरण यानी कि इंटेस्टाइन का क्या बताया हुआ है, इस चरण के 2 भाग होते हैं, उद्दीप और अवरोधक। आंशिक रूप से पचा हुआ आहार पाचन तंत्र में भर जाता है, ठीक है, जो पच गया है हमारा, इससे आंतों का गैस्ट्रिन स्रावित होने के लिए ट्रिगर हो जाता है।
एंट्रोगैस्ट्रिक प्रावर्तित क्रिया वेगल नाभिक का अवरोधन करती है और संवेदी फाइबर सक्रिय करती है, जिसके कारण पाइलोरिक स्फीटिकर कस जाता है ताकि और आहार प्रवेश न कर सके और स्थानीय प्रावर्तित क्रिया को अवरोधित करता है। मुख द्वार। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख द्वार से आरंभ होती है ना, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पाचन होता है वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, जहां पर आहार को चबाया जाता है। मुख द्वार से एक्साक्रिन लार ग्रंथि की 3 जोड़ियां पैरोटिड, सबमेडिलर और अजीवी द्वारा बड़ी मात्रा में 1 to 1.5 लीटर लार स्रावित की जाती है, उसे जीभ की मदद से चबाए गए भोजन में मिलाया जाता है। हमारा जो माउथ होता है उसमें क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। अब ये जो आपने देखा होगा, जो माउथ में पानी आता रहता है, हम खाना देखते हैं, खाने देखते ही हमें क्या लगता है, हमारे मुंह में लार आ जाती है। तो ये कहाँ से आती है, ऐसे है ना, पानी तो हमने पिया नहीं हुआ है अभी, या फिर पानी पिया था तो वो अंदर चला गया। तो ये जो ग्लैंड्स होती है ना, सैलिवरी ग्लैंड जो होती है, इसी से हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है। और सैलिवरी ग्लैंड जो होती है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। मैडम, जो हाँ जी, कपालीय चरण, आमाशय चरण, उसका मतलब जो चरण तो प्रक्रिया का नेम है। फिर से पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? मैडम, जो कपालीय चरण, आमाशय चरण ये बोला जाता है, ये क्या प्रक्रिया का नाम है ना क्या? ये ना देखो, जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक में जो हमारे जूसेस का स्रावण हो रहा है, हाँ उसमें क्या रोल है हमारे कपाल का। हाँ कपाल में जो ये मैंने बताई है ना, जैसे एसिटोकोलाइन है ना, इनका भी एक रोल होता है हमारे जूसेस के सिक्रेशन में। मैडम, जो चरण, इसका मतलब मैं पूछती हूँ कि इस चरण मतलब, चरण एक स्टेज, आमाशय श्रावण, जो आमाशय में श्रावण हो रहा है उसके ये चरण बताए गए हैं। एक कपालीय चरण हो गया, एक आमाशय चरण हो गया, मतलब स्टेज। ठीक है। हाँ। अब क्या होता है, जो ये मिक्स हो जाता है सैलिवरी, जो सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा मिलता है, जो एक लार होती है, ये हमारे भोजन में मिल जाती है। लार 2 प्रकार की होती है, एक होती है तरल पानी जैसा श्रावण, और उसका काम भोजन को गीला करना होता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, हमारा एक लार से हमारा क्या होता है, भोजन गीला हो जाता है। हमने भोजन लिया, रोटी ली, वो ड्राई थी। भाई कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रेवी वाली सब्जी से खाते हैं, कई बार होता है ना ड्राई वाली सब्जी खाते हैं, तो वो जो गीली होती है वो किसके, जो हमारी तरल सलाइवा जो सिक्रेट होता है उससे हमारे भोजन को क्या करता है, तरल हो जाता है, और उसका काम भोजन को गीला करना होता है, उससे हमारा भोजन गीला हो जाता है। दूसरी क्या होती है, गाढ़ा करती है, श्लेष्मिक श्रावण, और वो लुब्रिकेंट समझते हो ना, चिपचिपा। अब गीला हुआ और दूसरे ने उसको क्या बना दिया, चिपचिपा। लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में आएगा तभी तो नीचे जाएगा, है ना। लुब्रिकेंट्स तो समझते होगे ना, चिपचिपा हो जाता है वो। अब कोई चिपचिपी चीज होगी वो आसानी से नीचे जाएगी, अगर वो सॉलिड ही रहेगी तो वो फिर हमारे माउथ में ही रह जाएगी। इसलिए जो हमारी लार ग्रंथियां होती है, लार का सिक्रेशन करती है और हमारे भोजन को लुब्रिकेंट्स फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो पाए, यानी कि हमारा फूड हमारे स्टमक में ग्रास नली के थ्रू नीचे जा पाए। ठीक है, गाढ़ा लुब्रिकेंट्स का काम करके भोजन के कणों को एक दूसरे से ग्रास बना, लार मुख द्वारा को साफ करके भोजन को नम कर देती है, और इसके पाचक एंजाइम जैसे सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड जो मैं बता रही हूँ ना कि
सलाइवा को सिक्रेट करती हैं, तो उस एंजाइम का नाम होता है सेलेवरी एमाइलेज। अंडरलाइन कर ले आप इसको ना। जो पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च का रासायनिक विभाजन करके, जो स्टार्च है ना, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है हमारा, स्टार्च और शुगर। तो ये जो सेलेवरी एमाइलेज है, ये जो लार है, ये क्या करती है, स्टार्च को रासायनिक विभाजन करके उसको डाइसेकेराइड जैसे माल्टोज, स्टार्च का किसमें विघटन हो जाता है, माल्टोज का। ये सब रासायनिक क्रियाएं हैं में बदलने में सहायक होती है। इसमें श्लेष्मा भी होता है और यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। माल्टोज क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो भोजन को नर्म करके उसे ग्रास में बदलने में हेल्प करती है और निगलने पर चबाया गया आहार ग्रास नली में ले जाया जाता है। देखो ग्रास नली आया ना यहाँ पे वर्ड, माउथ से कहाँ गया फिर आहार हमारा, ग्रास नली में, और ओरोफेरिक्स और हाइपोफेरिक्स से गुजरता है। निगलने के तंत्र का समन्वय मेरु रज्जा में स्थित निगलने के केंद्र और संयोजक अंगों में किया जाता है। जब भोजन का ग्रास मुख में पीछे की ओर धकेल दिया जाता है तो यह परिवर्तित क्रिया फेरिक्स गलकोष में मौजूद स्पर्शग्राहियों द्वारा आरंभ की जाती है। अब गलकोष या ग्रसनी, अब देखो यहाँ पे बताया गया कि ग्रसनी है क्या। गलकोष गर्दन और गले का हिस्सा है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे होता है श्वास नली और फिर हमारी ग्रसनी होती है। मुंह और नासिका द्वार के ठीक पीछे स्थित होता है और ग्रास नली के ऊपर स्थित होता है जो फेरिक्स होता है। यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है। चूंकि भोजन और वायु दोनों गलकोष से होकर जाते हैं, जो हम श्वास लेते हैं वो भी गले से जाता है और जो हम भोजन लेते हैं वो भी गले से जाता है, इसलिए भोजन के निगले जाने पर संयोजी ऊतकों का एक पल्ला एपिग्लोटिस श्वास नली के ऊपर बंद हो जाता है, जिससे गला घुटने या श्वास रोधन को रोका जा सके। ओरोफेरिक्स गलकोष का वह भाग है जो मुख द्वार के पीछे स्थित होता है और उसकी दीवार पर स्थिरीकृत स्क्वेमस एपिथेलिमिस की परत होती है। नेसोफिरिक्स नासिका द्वार के पीछे स्थित होता है और उसकी दीवार पर सिलिएटेड कॉलमनर स्टूडियो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की परत होती है। ये सारा स्ट्रक्चर बताया गया हमारी ग्रास नली का, ग्रसनी का। फिर ऊपर स्थित ओरोफेरिक्स की तरह हाइपोफेरिक्स भोजन और वायु के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। उसकी दीवार पर स्थिरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम की परत होती है। यह सीधे खड़े एपिग्लोटिक्स के नीचे और कंठ नली तक जाती है, जहां आवश्यक श्वास तंत्रीय और पाचन तंत्रीय मार्ग विभाजित होते हैं। ये पूरा हिस्सा कहाँ है, हमारे नाक और माउथ के पीछे ग्रसनी जो होती है। इस बिंदु पर स्वर यंत्र ग्रसनी ग्रास नली के साथ चलती है। निगलते समय भोजन को प्राथमिकता दी जाती है और वायु मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। आज यहीं तक रखते हैं हम इसको। इसे थोड़ा जो मैंने बताया है एक बार रीड कीजिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। हम फिर आज हमने ग्रसनी पढ़ा, कल हम ग्रास नली से स्टार्ट करेंगे अपना। फिर उधर मैंने आपको ये वैसे बता दिया है, जैसे छोटी आंत और ये बड़ी आंत में कैसे कैसे हमारे फूड